चलो तो भैया हम शुरू करते हैं, है ना। आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं आज की अपनी, ठीक है। चल तो देखो, अब सो ना भैया, है ना, वैसे भी बड़ा विलंब कर दिए हो। चलो आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है कि भैया दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है भैया, थोड़ा सा, आई थिंक 1.5 एम्पियर के आसपास होनी चाहिए। इसमें करंट कितनी आ रही थी एक बार मैं बता दे रहा हूँ यार। करंट इसमें 0.5 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो है 0.5 एम्पियर, ठीक है। आ जाओ। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान से देखना कि इस परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना करनी है। अब देखो, हमने आपसे कल भी कहा था कि अगर हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, V बराबर I इंटू R। अब R का मतलब होता है परिपथ में इक्विवेलेंट कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो अगर आप कैसे भी करके करा के अगर R इक्विवेलेंट निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, है ना। अब R इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे, जरा ये बता दो मुझे। सर देखो, आप ना, अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो हमें दिख रहा है ये जो 4 ओम और 4 ओम है ये समांतर क्रम में है ना। पंडित जी पेन ऑन रोक दो अभी। ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों किसमें दिख रहे हैं, हमें समांतर क्रम में दिख रहे हैं। अब अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हमने आपको बता रखा है फार्मूले पे। चलो फटाफट थोड़ा सा दिमाग में चीजों को रखो कि अगर समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध है, अगर एक समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनके लिए फार्मूला होता है R/N। तो 4 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, है ना। तो इनकी जगह पर अगर आप देखोगे, सर देखो इनको हटाओ, ठीक है, और इनकी जगह पर 4/2 यानी कि 2 ओम का एक प्रतिरोध लगाओ, है बात सही। तो अब हम पहले सबसे हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलो पहले निकालते हैं, और उसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग बोर्ड के तरीके से करते हैं कि आप उसको बोर्ड में आराम से लिख के आओ। तो इसको हमने मान लिया है, ये हमारा है R1, ये हमने मान लिया है R2 और ये हमने मान लिया R3। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि R1 व R2 ये किसमें है, सर ये समांतर क्रम में है, तो इनके लिए R' हमने मान लिया, ठीक है ना। तो इनके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो R' बराबर, दोनों एक समान है तो यह आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 ओम। कौन सा फार्मूला लगाया है, अगर n समान प्रतिरोध है तो हम R इक्विवेलेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, R/N इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने 2 ओम निकाल लिया यहां से। अब इन दो को हटा करके अगर मैं एक परिपथ लगाऊं, जरा ध्यान देना इधर, अब ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है ना। इनको हटा करके हमने ये लगा दिया। तो अब क्या बचा भाई, अब तो एक ही रास्ते पे दोनों आ रहे हैं, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। तो आप ये बोलोगे सर देखो जो R' और R आ रहा है ये आ रहा है श्रेणी क्रम में, इसमें आएगा ये। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, R' व R3 ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा तुम्हें, R' प्लस R3। R' कितना दिया हुआ है 2 और ये भी कितना दिया हुआ है 2 ओम। तो ओवरऑल ये तुम्हें मिलेगा R इक्विवेलेंट 4 ओम के बराबर, है ना। अब हमें I का मान निकालना है, तो अभी हमने लिखा था कि I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर होता है V/R इक्विवेलेंट। V कितना दिया हुआ भैया, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये कितना है 4 ओम है ना। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, तो ये 2.5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करती है। कितनी करंट है, 2.5 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो कर रही है। कोई समस्या इसमें नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि भाई देखो इसमें करंट का मान तुम्हें दिया हुआ है कि देखो, तो सबसे पहला काम ये करो, अगर तुम्हें करंट पता है, V पता है, तो हमें इस R का मान बताना है। क्वेश्चन कह रहा है इसके आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब यह है कि सेल के कारण जो प्रतिरोध होता है,
ठीक है ना, तो वो हमें मेनली निकालना है, तो मेनली हमें आर का मान निकालना है। ठीक, अब होगा क्या, सबसे पहला काम कि हमारे पास एक फॉर्मूला था V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो यहां से क्या हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, V बटे I। V कितना है 2 वोल्ट, ये कितना है 0.5 एम्पियर, तो दशमलव हटाएंगे 20 बटे 5, 20 बटे 5 का मतलब कितना हो गया 4 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना है 4 ओम का है। ठीक है ना, अब इनको नाम दे दो, इसको हमने मान लिया है R1, इसको हमने मान लिया R2, और ये हमारा R तो था ही, तो R1 और R2 किसमें है सर, समांतर क्रम में है। R1 व R2 किसमें है, ये तो समांतर क्रम में है, तो इनके लिए जो तुल्य प्रतिरोध R डैश आएगा वो क्या मिलेगा 6/2 यानी कि 3 ओम का है। बात सही कि नहीं, क्योंकि समांतर क्रम में, तो ये वाला फार्मूला लगा, चिपका दिया R/N वाला। ठीक, तो अब ये जो R डैश यानी इन पूरे को हटा करके हम इनकी जगह पर क्या लगा सकते हैं सर, इसको पूरे को हटाओ और इसकी जगह पर एक प्रतिरोध लगा दो 3 ओम का, है नहीं। अब ये जो 3 ओम होगा, अब यहां से तो एक ही रास्ते हैं, यानी ये जो R डैश है तुम्हारा, जो तुमने 3 ओम निकाला है, ये और ये वाला स्मॉल r, ये दोनों किस में आ जाते हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही रास्ते पे आएंगे दोनों, है ना। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि स्मॉल r व R डैश ये किसमें है श्रेणी क्रम में। तो आप क्या लिखोगे यहां पे सर, R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R डैश। तो अब तुम्हारे पास सारे मान तो तुम्हें पता है, तुम्हें मान किसका निकालना है R का, तो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा, है ना। R का मान निकालना था तो ये इधर आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट माइनस R, तो R बराबर आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया है, कितना है सर 4 ओम का है, माइनस R डैश कितना है तुम्हारे पास 3 ओम है, तो स्मॉल r बराबर तुम्हारा आ जाएगा, बोलो कोई समस्या, समझ आ रही है बात थोड़ी, बस देख लो, करना कुछ नहीं है यार, बस अपने को देखना है भैया श्रेणी है समांतर है, बस यही करना है, जो करना है यही करना है, ज्यादा कुछ अपने को दिमाग लगाना नहीं है। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया देखो यार, L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अब सुनो, इसको मैं डायरेक्टली अपने हम लोग फार्मूले से चले कि बाई मेथड चले उसको। एक तो अपने पास शॉर्ट ट्रिक थी, अगर याद करो, शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था कि जो नया प्रतिरोध होता है वो होता है N स्क्वायर R के बराबर, बताया था, बताया था, याद आ रहा है फार्मूला, आओ विकास चौधरी याद आ रहा है। अगर ऐसा है तो लंबाई n गुना लंबाई को कर रहे हैं, लंबाई को कितना किया है 1/3 किया गया, 1/3 किया गया ना, पहले L लंबाई थी, अब 1/3 हो गई ना, तो n का मान 1/3 रख के R डैश तुरंत निकाल लो। एक तो ये तरीका है, 1/3 का स्क्वायर 1/9, और पुराना प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 10/9 ओम। एक तो ये तरीका है शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट क्या है मतलब यार, फार्मूला बाकायदा डिराइव है, ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका ये है, ठीक है ना, कि देखो सर हम एक काम ये कर सकते हैं, कैसे, हमारे पास शुरुआत वाला प्रतिरोध पता है R बराबर होता है रो L/A, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 10 ओम, दिया है कि लंबाई L है और इसकी मोटाई A है, तो तार का प्रतिरोध 10 ओम है। हाँ सर ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हमने इसकी लंबाई को, अब देखो नया प्रतिरोध हमें निकालना है R डैश, कह रहा है कि उसी प्रतिरोध क्या नाम है, उसी पदार्थ का, पदार्थ नहीं बदला, इसका मतलब हमने आपको बताया था कि जो रो का मान है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अगर पदार्थ बदलता है तो बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलने वाला। तो यहाँ पर रो तो बदलेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं बदलेगा। लंबाई कितना किया गया है सर, L/3 कर दिया गया, क्षेत्रफल 3a किया गया है, तो R डैश का मान क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो 1/9। तो चाहे आप ऐसे चलो यार, आया तो वही ना, और L/A क्या था, R था, R आपका क्या था 10 था, तो मिल तो वही रहा है, तो चाहे इससे चलो चाहे ये तरीका याद रख लो। समझ आ रही बात। अब यहां पर तो इसने बता दिया था तुम्हें कि भैया क्षेत्रफल लंबाई इतनी मोटाई 3 हो गई, पर आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर हम लंबाई को आधा करेंगे तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा,
ठीक है, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर लंबाई को हमने आधा किया तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, अगर लंबाई को 2 गुना किया तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ठीक उल्टा काम चलेगा, यानी अगर आपने लंबाई को 1/3 किया तो मोटाई 3 गुना हो गई, अगर मैंने लंबाई को 3 गुना किया होता तो मोटाई 1/3 हो जाती। ठीक है, इस बात को पॉइंट बना के दिमाग में रख लो। ठीक, चलो फिर फटाफट छापो इसको। चलो भैया, हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक अपने पास बचा था, उसको हम लोग देख लेते हैं, वैद्युत शक्ति, है ना। वैद्युत शक्ति, दूर क्या, आज खत्म करने वाले हैं, तुम दूर की बात बता रहे हो। देखो, वैद्युत शक्ति की बात करते हैं तो देखो क्या होती है इसकी परिभाषा। किसी वैद्युत परिपथ में किसी, अरे भैया आवाज नहीं, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, और इसे पावर, यानी हम लोग इसको P से दर्शाते हैं। इसे किससे लिखेंगे भैया, इसे हम लोग P से लिखते हैं। तो अच्छा एक बात ध्यान देना, जो ये ऊर्जा होती है ना, अरे अभी लिख लेना यार, अभी क्यों परेशान हो रखे हो, रुक जा, सब्र कर लो, इसे देख लो अभी। हाँ, सब्र नहीं हो रहा, 5 मिनट भी पेशेंस नहीं है, वो रील वाला जमाना है ना, बेचारा बताओ 15 सेकंड की रील भी आती है ना, उतनी भी फुर्सत नहीं कि पूरा देख ले, 1-2 सेकंड नहीं पसंद आई तो, है नहीं, इतना भी पेशेंस नहीं है, रुक जा, सब्र कर ले, धैर्य धरो, धैर्य, ऑल इज वेल। चलो आ जाओ। तो इसे हम लोग P से लिखते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि जो पावर होती है, शक्ति, किसकी शक्ति, शक्तिमान वाली शक्ति, क्या ये आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपकी वैद्युत ऊर्जा है बटे समय। अब ये ध्यान रखना, जो ऊर्जा होती है वो हमेशा किया गया कार्य के बराबर होती है, जो ऊर्जा होगी वो हमेशा किया गया कार्य के बराबर होती है। कि जैसे भाई मान लो आप इलेक्ट्रिक डिवाइस चला रहे हो, तो ये बल्ब जितना कार्य करेगा मतलब उतनी ऊर्जा उसने खत्म की है। तो मोटा मोटा हम यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा को कार्य से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो P बराबर हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं भाई, मतलब जो कम समय में ज्यादा काम करेगा, आप बोलोगे सर उसकी शक्ति ज्यादा है, सीधी सी बात इतनी। अब हम लोगों ने अगर याद करें वैद्युत विभव में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, V बराबर W बटे Q पढ़ा था, है नहीं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहां से Q इंटू में V हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, लिख दें, सर लिख दो आपका मन, QV अपान में T। अब Q बटे T क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो यहां पे लिख लो भैया P बराबर I इंटू में V। तो ये एक फार्मूला हो गया शक्ति के लिए, P बराबर I इंटू V, ये बेसिक फार्मूला, इसको दिमाग में रख लो, ठीक बात है। अब इससे 2-4 फार्मूले और बना लेते हैं, इसी से बनाएंगे, अलग नहीं चलना है, टेंशन नहीं लेना है कि हमें अलग की जरूरत पड़ेगी, अलग कुछ नहीं करना है। अच्छा पहले तो इसके मात्रक देख लो, इसका जो मेन SI मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, ये होता है वाट, है ना। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। इसके कुछ और भी मात्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोवाट। किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, यानी 10 की घात 3 वाट। इसको लिखने का तरीका होता है 1 किलोवाट, ऐसा लिखते हैं। फिर मेगावाट, मेगावाट इसका मतलब होता है 10 की घात 6 वाट। और जो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं अश्वशक्ति। क्या कहते हैं इसको, अश्वशक्ति। HP हार्स पावर, ये लगभग होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति का मान लगभग कितना होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों से, सर क्यों करना, ऐसे ही कर लो, तो देखो इसका एक मात्रक हमने पढ़ा P बराबर I इंटू V।
दूसरी बात जो हम करते हैं वो हमें ये भी पता है कि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर, है ना। हमें चूंकि पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। इसको उठा के यहां रख दो तो P बराबर I इंटू वी, आई और V की जगह पे क्या रखा, आई आर रखा, तो P का एक फार्मूला आ गया I स्क्वायर आर। समझ आ रही बात? नहीं, अभी वहां पहुंचेंगे। नेक्स्ट, अगर एक बात हमें और पता है, मैं ये चाहता हूं सर आप क्या चाहते हो उससे हमें क्या ही लेना देना, हम ये भी तो जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V बटे आर, V होता है। I का मान इस बार रख दो तो P बराबर I की जगह क्या रखा, V बटे आर इंटू में V, तो P का मान क्या आ जाएगा। तो देखो हमने तीन फार्मूले इसके लिखे, पहला जिसमें करंट और वोल्टेज है, ठीक है, दूसरा जिसमें करंट और रेजिस्टेंस है, तीसरा जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज है। तो ये तीन फार्मूले यहां से बनते हैं। क्लियर है मुद्दा? अब यहां पर ना एक चीज और आ जाती है, वैद्युत ऊष्मा। हीट। अब ऊष्मा का जो मेनली एसआई मात्रक होता है, एक तो होता है हम लोग जूल इस्तेमाल करते हैं और एक इसका मात्रक इस्तेमाल करते हैं कैलोरी, ठीक है ना। तो जो ऊष्मा हम इस्तेमाल करते हैं, इस ऊष्मा को ही, जैसे आप लोगों ने अभी इधर ठंडी का मौसम आ गया, बढ़िया हीटर उटर जलाओगे तो भैया उसमें करंट आएगी, करंट से तुम्हें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो वो जो हीट एनर्जी मिलती है उसके लिए अगर हम बात करें तो वो है तो एनर्जी ही ना। तो एनर्जी अगर मुझे यहां से निकालना हो तो अभी हमने यहां पे देखा था, तो इसके लिए एक तो जूल ने एक नियम दिया था, ठीक है। जूल का नियम आपकी किताबों वगैरह में जिक्र नहीं होगा जहां तक मुझे ख्याल है, नहीं कोई जिक्र इन्होंने किया नहीं है आपकी किताब वालों ने। तो मेनली ये कहता है जूल का नियम कि जो ऊष्मा होगी, ठीक है ना, वो कुछ बातों पे निर्भर करती है। जैसे सबसे पहले वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा हीट देगी। भाई एक बात बताओ, अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या मोटर चलेगा, हीटर चलेगा? नहीं चलने वाला। उसके लिए वोल्टेज चाहिए ना, तो करंट जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये प्रतिरोध के स्क्वायर के बराबर था, यानी प्रतिरोध भी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर प्रतिरोध कम हुआ, ठीक है ना, तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी। हीट कब आएगी? जब टकराव होता है, ठीक है ना। तो जितना कम करंट होगा उसके लिए, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा रुकावट आएगी, टकराव उतना ज्यादा होगा, इसकी वजह से हीट उतनी ज्यादा निकल के आती है। और तीसरी बात टाइम की, यानी जितनी देर तक आप करंट, भाई हीटर तुरंत थोड़ी ना गर्म हो जाता है, जितनी देर तक उसमें करंट फ्लो करता जाएगा वो उतना हीट होता चला जाता है। तो तीन रिजल्ट निकल के आते हैं। तो यहां से मेनली आ जाता है H बराबर आई स्क्वायर, अब मैंने गलती कर दिया यार थोड़ा सा, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है ना, आई स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। हाँ, तो ये तीनों को मिला करके क्या जाता है सर। अब इनके लिए क्या ही मतलब है, हम यहां से भी निकाल देते। भाई पी क्या था, पावर हमारा क्या होता है सर, एनर्जी अपॉन टाइम ही तो होता है, और जो एनर्जी हो रही है उसी को तो हम हीट कह रहे हैं। तो एच अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो एच बराबर यहां से भी इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यहां से भी बन जाएगा। तो मेनली जो उष्मा की माप का फार्मूला है वो हमारे पास एच बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी। अब एक बात यहां और ध्यान से सुनो, जहां पर एच क्या है, हीट है, उष्मा है, और उष्मा के हमने आपको दो मात्रक का जिक्र किया। एक हमने आपसे कहा जूल होता है पहला मात्रक, और दूसरा मात्रक हमने आपसे कहा कैलोरी होता है। क्या दूसरा मात्रक अपने पास, कैलोरी। अच्छा, एक जब इतनी बात कर ही रहे तो ये भी याद रखना, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। कितना होता है एग्जैक्ट? क्या 4.2 होता है? नहीं, एग्जैक्ट होता है 4.18। एग्जैक्ट कितना होता है, 4.18 जूल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। उसको राउंड ऑफ करके मान लेते हैं इतना हो रहा है। अब यहां पर ना जब आप वैद्युत शक्ति की बात कर रहे हो तो एक खास टर्म का यूज करते हैं हम लोग, और ये खास टर्म होती है हमारे लिए किलोवाट घंटा। क्या भैया? अब किलोवाट घंटा को ध्यान से अगर देखो तो ये है क्या, देखो अब यहां पर ना किलोवाट ये किसका मात्रक है, पावर का, है कि नहीं।
घंटा किसका मात्रक है? टाइम का है। तो ये मोटा मोटा आप देखो, अगर मैं यहां पे ना टाइम को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो ये किसके बराबर आएगा? कार्य के बराबर। और कार्य क्या है? ऊर्जा होती है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक होता है ये बात दिमाग में रखना। बच्चे गलती कर बैठते हैं कि वाट लगा हुआ तो शक्ति का मात्रक होगा, नहीं, किलोवाट घंटा लिखा हुआ है। किलोवाट का मतलब हो गया पावर इंटू टाइम। यहां से देखो टाइम को इधर भेजो तो W बराबर क्या मिलेगा? पावर इंटू टाइम मिलेगा। और W क्या है? किया गया कार्य या फिर ऊर्जा है। W क्या होता है? किया गया कार्य या फिर ऊर्जा होती है। इसलिए याद रखना किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और ये वैल्यू याद रखना, अगर हमें 1 किलोवाट घंटा चाहिए तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं सर? 10 की घात 3। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सर? 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं ना। अब ये भी तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 36 गुणे 10 की घात 5, या आप इसे लिखते हो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो ये रिजल्ट भी याद रखना आप लोग कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाता है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, प्लस रहता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, ऊर्जा का एक और मात्रक हमने पढ़ा दिया था, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आया हो तो एक देख लो यहाँ पर। हालांकि इसका जिक्र आपको 12th में मिलेगा बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। ये भी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का ये छोटा मात्रक। ये क्या होता है भैया? ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक है। और ये भी दिमाग में रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये रिजल्ट भी याद रख लेना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ रही बात? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये कहां से आया है? यहीं से आया है, टेंशन मत लो। कहां से? आपने पढ़ा था ना V बराबर W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। अब वोल्ट हमने दिया 1 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 E के बराबर। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। यही होता है ना। तो इसीलिए आता यहीं से है, कुछ अलग नहीं है। इसी वजह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिमाग में रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना हो जाता है। अगर लास्ट हम बात कर लें, ठीक है ना, जो अपने इस चैप्टर का। अच्छा, यहां पर मैं आपसे घरेलू परिपथ की चर्चा नहीं करने वाला हूं। घरेलू परिपथ के डायग्राम देख लेना, कहां पे मेन स्विच होती है, कहां पे फ्यूज लगते हैं, क्या क्या बातें हैं। ठीक है ना, वो डायग्राम देख लेना, या किसी दिन समझा देंगे वो। बाकी मेन चैप्टर हमारा आज यहाँ पे समाप्त होगा। एक ये होता है, घरों में हम लोग बिजली की खपत किसमें नापते हैं? यूनिट में। किसमें नापते हैं? यूनिट में, है ना, कि 10 यूनिट बिजली खपत की, 20 यूनिट खपत की, निकालते हैं उसमें। अच्छा, यूनिट को का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग BTU कहते हैं। यूनिट नाम हम लोग सिंपल से रखते तो हैं, और मेन नाम इसका क्या होता है? BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये होता है BTU या एक यूनिट। और इसको निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, एक यूनिट को हमने डिफाइन कर रखा है कि वाट गुणे घंटा गुणे 1000। वाट गुणे घंटा कितना क्या होता है यार? मैं खुद ही फार्मूला में बोल रहा हूँ। वाट गुणे घंटा गुणे समय बटे 1000 होता है ना। समय बटे 1000, ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है ना, कि कितने वाट का बल्ब था, कितने वाट का आपका जो उपकरण है वो है, कितने घंटे तक जला है, और कितने समय। वाट गुणे घंटा गुणे समय नहीं यार, कुछ गलती करवा रहे हो। वाट गुणे घंटा बटे 1000 ही होता है क्या यार? कुछ गलती तो नहीं करवा रहे हो तुम लोग? हमसे ही गलती करवाओगे यार, भगवान तुम लोग को माफ भी ना करेगा। वाट गुणे घंटा बटे 1000 ही तो होता है यार। समय कहां से आ जाएगा? घंटा हमारा समय तो ही है। वाट गुणे घंटा बटे 1000 यही होता है। हाँ, कुछ लोग दिन का यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लो 10 दिन चला, मान लो डेली 2 घंटे चल रहा है, 10 दिन चला, तो कुछ लोग वहां पर 2 गुणे 10 डायरेक्टली घंटा अलग से निकाल लेते हैं कि एक दिन में 2 घंटे चला तो 10 दिन में 20 घंटा चला। कुछ लोग वहां पर क्या करते हैं कि घंटा गुणे दिन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वाट गुणे घंटा बटे 1000 हो जाता है। ठीक है, तो चलो छापो फटाफट इतनी सारी बातें आप लोग, फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में।